7 मई 2025। आज हमारे पास कई स्रोतों से काफ़ी अलग अलग तरह की जानकारी आई है। हाँ, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण भी है। और अंतर्राष्ट्रीय मामले भी। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इन सब में हमारे लिए क्या खास है। शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से। भारत का जो गगनयान मिशन है उससे जुड़ी कोई ताज़ा खबर है? ऐसा लग रहा है कि तैयारियां जोरों पर है। बिल्कुल। खबर असल में यह है कि गगनयान का जो क्रू मॉड्यूल है, मतलब जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, हाँ। उसकी सुरक्षित वापसी के लिए वो जो रिकवरी पैराशूट सिस्टम है, वो अब पूरी तरह तैयार है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अहमियत रखता है। स्रोत बता रहे हैं कि इसे ADRDA यानी हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने बनाया है। जी हाँ। और इसमें 5 साल लगे हैं। पूरे 5 साल। और ये सिस्टम मतलब काफी जटिल है। इसमें कुल मिलाकर 10 पैराशूट हैं। 10? हाँ, 6 तो मुख्य हैं और 4 रिजर्व में। मतलब सुरक्षा का कितना ज्यादा ध्यान रखा गया है। सही बात है। तो जब क्रू मॉड्यूल वो जो लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 2 दिन बिताएगा, उसके बाद जब वो वापस लौटेगा, तो यही पैराशूट उसे आराम से सुरक्षित नीचे लाएंगे। अच्छा, और इसका पहला परीक्षण वो कब तक होने की उम्मीद है? योजना तो यही है कि इसी साल नवंबर में पहला टेस्ट हो जाएगा। मानव रहित होगा ये? हाँ, अभी मानव रहित। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा और मॉड्यूल की लैंडिंग अरब सागर में होगी। ये तो भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, दुनिया के कुछ ही देश हैं जो ये कर पाए हैं। अच्छा, अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। प्रयागराज से एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। हाँ, क्या? वहाँ GST कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया है। अच्छा, और क्या इसे हाल ही में जो महाकुंभ हुआ था उससे जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में प्रयागराज का जो राजस्व संग्रह है वो 43% से भी ज्यादा बढ़ गया, लगभग 409 करोड़ रुपए। 43%? ये तो बहुत ही बड़ा जंप है ना? और इस बढ़ोतरी के साथ प्रयागराज अब प्रदेश में दूसरे नंबर पर आ गया है, मेरठ के ठीक पीछे। हाँ, बस मेरठ से मामूली सा 0.20% ही पीछे है। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे इतने बड़े आयोजन जो होते हैं, हाँ, वो स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना पुश दे सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि ये भी सोचना होगा कि क्या ये ग्रोथ सिर्फ ऐसे इवेंट्स पर ही टिकी है या कुछ और भी है। सही कहा। खैर, अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक आप कह सकते हैं नई तरह की पहल है जी। इसमें क्या हो रहा है कि पहले फेज में 31 वन प्रभागों में करीब 884 हेक्टेयर जो खराब या बंजर जमीन है उसे चुना गया हरियाली बढ़ाने के लिए। और इसमें खास क्या है? खास बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो इन जगहों पर पौधे लगाकर ग्रीन क्रेडिट कमा सकती हैं। मतलब कंपनियां सीधे सीधे पौधारोपण में निवेश कर रही हैं। स्रोत में किसी का नाम है? हाँ, जैसे NTPC सोनभद्र और नॉर्दर्न कोल फील्ड्स का जिक्र है। इन्होंने वन विभाग को करीब 50 लाख रुपए दिए भी हैं। अच्छा। और ये जो ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, इनका फायदा कंपनियों को भविष्य में मिल सकता है, शायद कुछ रेगुलेटरी मामलों में। पूरी योजना को देहरादून में जो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है, ICRFE, वो देख रहा है। देखना होगा कि जमीन पर इसका कितना असर होता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखते हैं। एक खबर अंगोला से आ रही है। जी, अंगोला अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 123वां सदस्य बन गया है। अच्छा, ये कब हुआ? ये अंगोला के राष्ट्रपति अभी भारत यात्रा पर आए थे, उसी दौरान ये हुआ। इस यात्रा में वैसे आयुर्वेद, कृषि, संस्कृति, इन सब पर भी समझौते हुए हैं। और भारत ने कुछ आर्थिक मदद की भी बात की है। हाँ, भारत ने अंगोला के रक्षा क्षेत्र के लिए $200 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन, मतलब ऋण सहायता भी मंजूर की है। तो अंगोला का ISA में शामिल होना, ये भारत की जो ग्लोबल सोलर एनर्जी डिप्लोमेसी है उसके लिए एक और मजबूती है। सही। ये दिखाता है कि भारत कैसे सॉफ्ट पावर, आर्थिक मदद और वैश्विक पहलों को मिला रहा है। बिल्कुल। इसी वैश्विक नजरिए से देखें तो UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आ गई है, 2025 वाली। भारत के लिए कैसी खबर है? खबर अच्छी है। भारत की रैंकिंग सुधरी है। 193 देशों में अब भारत 130वें स्थान पर है। पहले कितने पर था? 2022 में 133वें पर था, तो 3 पायदान ऊपर आया है। ठीक है। और इस साल की रिपोर्ट का टाइटल भी दिलचस्प है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। अच्छा, AI पर फोकस। हाँ, आइसलैंड इसमें पहले नंबर पर है। तो रैंकिंग सुधारना तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो AI वाला एंगल है, हाँ, ये एक अहम सवाल उठाता है। देखिए, सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी हमें
काफी लंबा रास्ता तय करना है। और रिपोर्ट का एआई पर जोर देना ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के दौर में जो अवसर हैं उनका पूरा फायदा उठाने और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए और अंत में भविष्य की एक झलक देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। हाँ, भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर जिसका नाम है क्रिएटर लैंड, उसकी घोषणा हुई है। ट्रांसमीडिया, ये क्या होता है? ट्रांसमीडिया मतलब जैसे एक ही कहानी या एक ही दुनिया को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हैं। फिल्म भी है, उसी पर बेस्ड वीडियो गेम भी है, कॉमिक्स हैं, सब मिलकर एक बड़ा अनुभव बनाते हैं। अच्छा, ये तो काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लग रहा है। कितना बड़ा निवेश है इसमें? अभी मुंबई में एक वेव समिट हुई थी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। हाँ। वहां पर 10,000 करोड़ रुपए के MOU पर साइन हुए हैं। 10,000 करोड़? जी। और अनुमान ये है कि इससे करीब 25,000 नौकरियां पैदा होंगी। और अमरावती जो शहर है वो क्रिएटिव इंडस्ट्री और डिजिटल इनोवेशन का एक ग्लोबल हब बन सकता है। तो आज हमने गगनयान की तैयारी से लेकर प्रयागराज की अर्थव्यवस्था, ग्रीन क्रेडिट की नई सोच, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति और भविष्य के ऐसे हाईटेक शहरों तक कई अलग अलग चीजों को समझा। हाँ, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना? सोचने वाली बात यही है कि भविष्य में ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक मॉडल हो, पर्यावरण की पहल हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो या फिर ये नए डिजिटल शहर, ये एक दूसरे पर कैसे असर डालेंगे और इनके मिलने से क्या नई संभावनाएं बन सकती हैं या शायद नई चुनौतियां भी। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।